नमस्कार, गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी, लेकिन अब बजट आ चुका है तो आज हम बजट के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हम आज बजट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो इकोनॉमी के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे अपने टाइम पर ही। ठीक है, तो चलिए आज हम बजट शुरू करते हैं। तो बजट में हम सबसे पहले जो पहले चरण में उसका एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे और उसके बाद अगले चरण में हम बजट को बजट एट ए ग्लांस के माध्यम से जो सरकार ने बजट के साथ सबमिट किया है सदन में, तो बजट एट ए ग्लांस के माध्यम से हम बजट हमारी जो इकोनॉमी की क्या दशा चल रही है, क्या दिशा चल रही है, हमारी इकोनॉमी में जो वर्तमान समय में जो समस्याएं आ रही हैं उनके रीजंस क्या हैं और आगे अगले 3-4 सालों में इकोनॉमी की क्या दिशा होगी, उन सब बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बजट, सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट की डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी भी देश में शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस देश की सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अपने आय और व्यय को नियोजित करे। आय व्यय के इस नियोजित ब्यौरे को ही बजट कहते हैं। इस प्रकार बजट नियोजन का एक भाग होता है तथा यह सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार की नीतियों एवं रणनीतियों को दर्शाता है। सरकार, देखिए, देश को चलाने के लिए सरकार को खर्च की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सरकार अपने जो है ना इनकम के कुछ सोर्सेस क्रिएट करती है और फिर उसके बाद इसी इनकम को वो जो है ना अपने शासन और प्रशासन को चलाने के लिए खर्च करती है। शासन के तहत वो नीतियां बनाती है कि उसे किस किस सेक्टर में या फिर कहाँ किस जगह कितना खर्च करना है और किन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, आधारभूत संरचना में क्या करना है और उसके बाद हमारे विकासात्मक व्यय है, जो सामाजिक कल्याण, उन सब में हमें कैसे खर्च करना है। तो ये सारी नीतियां सरकार शासन के तहत बनाती है और इन नीतियों को लागू करने के लिए उसे एक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, पुलिस की जरूरत होती है। तो इस शासन और प्रशासन को चलाने के लिए सरकार जो अपना आय करती है और इस आय को वो जिस प्रकार से व्यय करती है, तो इसका जो एक प्लान्ड जो हमारे पास जो ब्यौरा होता है उसे ही हम बजट कहते हैं। ठीक है, बजट प्रत्येक वर्ष जो है ना 1 फरवरी को संसद के समक्ष पेश किया जाता है और ये चूंकि मनी बिल होता है तो इसलिए इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, तो बजट हमारा पहले, लेकिन हमारा जो बजट है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में आता था। ठीक है, और उस टाइम पे 75 डेज लगते थे बजट को पास होने में, लेकिन अब 60 डेज में बजट पास हो जाता है। ठीक है, इसके कई रीजंस भी है कि बजट क्यों जल्दी पास हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले देखिए कि हमारा बजट 2 महीने में ही पास हो रहा है, तो हमारा 31 मार्च तक बजट पास हो जाता है। जब 31 मार्च तक बजट हमारा पास हो जाएगा तो हमें मतलब कि जो नया वित्त वर्ष हमारा 1 अप्रैल से चालू होगा, उस नए वित्त वर्ष के लिए हमें जो है ना 1 अप्रैल से ही पैसा उपलब्ध हो जाता है। पहले हमारा बजट मिड मई तक जाता था, तो उस समय जो है ना हमें अगले 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए लेखानुदान की सहायता लेना पड़ता था। ठीक है, तो लेखानुदान की प्रक्रिया अब होती नहीं है, तो एक ये समय बच गया। दूसरा, जो अप्रत्यक्ष करों के लिए हमारा जीएसटी आ गया है और जीएसटी पर सदन में परिचर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने जीएसटी काउंसिल बना दिया है। तो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जीएसटी जो अप्रत्यक्ष करों पे जो चर्चा है वो जीएसटी काउंसिल में हो जाती है और उसमें मतलब कि सभी राज्यों की जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो इसलिए जो है ना उसमें सदन में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर जीएसटी पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये समय भी हमारा बच जाता है। तो इसलिए हमारा जो बजट पहले 75 दिनों में पास होता था, अब वो 60 दिनों में पास हो जाता है। ठीक है, तो अब इसीलिए जो है ना सरकार ने इसको जो है ना 1 अप्रैल से अब जो है ना नए बजट के लिए, नए बजट के हिसाब से विभिन्न मंत्रालयों को पैसा मिल जाए, तो इसलिए सरकार ने जो ना अब फरवरी के अंतिम सप्ताह के बजाय अब 1 फरवरी को सदन में बजट पेश करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक बात और बताना जरूरी है कि बजट पेश करना प्रत्येक सरकार के लिए जरूरी है। अगर कोई भी सरकार किसी भी वर्ष किसी भी कारण से अगर बजट पेश नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति बाध्य है उस सरकार को, उसके मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री सहित बर्खास्त करने के लिए। इसलिए प्रत्येक वर्ष बजट पेश करना सरकार की बाध्यता है और राष्ट्रपति भी इस संविधान के तहत बंधा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बजट के अंतर्गत हमारे कौन कौन से दस्तावेज जो सदन के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, बजट के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो करीब 10 या 11 हैं, लेकिन उन सभी को जानने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिहाज से जो हमें पढ़ने की जरूरत है वो हमारे मेन जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो संविधान के हिसाब से जो है ना
सदन के सामने पेश किए जाते हैं क्योंकि वो संविधान में वर्णित है। और उसके बाद जो बाकी जो मुख्य 3 डॉक्यूमेंट है वो एफआरबीएम रूल्स, हमारा एफआरबीएम एक्ट आया था सन 2003 में, और उस एक्ट के तहत ही वर्ष 2004 में एफआरबीएम रूल्स बनाए गए, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार को 3 और महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं। ये एफआरबीएम एक्ट क्या होता है? एफआरबीएम एक्ट का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो राजकोषीय जो हमारा घाटा है, तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो नियंत्रण में रहे, इसके लिए जो है ना एफआरबीएम एक्ट पास किया गया था। ठीक है, और इसके लिए जो है ना सरकार ने नियम बनाकर, ये सरकार ने रूल्स बनाए और रूल्स बनाकर ये नियम तय किया कि बजट के साथ साथ ये निम्नलिखित ये 3 दस्तावेज भी सदन के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान के हिसाब से हमारे बजट में क्या क्या चीजें प्रस्तुत होती हैं। तो आर्टिकल 112 के हिसाब से हमारा जो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है सदन में। फिर आर्टिकल 113 के अंतर्गत हमारा ग्रांट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, मांग अनुदान प्रस्तुत किया जाता है। और फिर आर्टिकल 1101A के तहत हमारा फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया जाता है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत क्या होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत 3 वर्षों के 4 डाटा पेश किए जाते हैं। जैसे अब हमारा बजट है 2021 और 22 का, ठीक है, तो 2021 और 22 का है। तो अब हम इसमें जो है ना, हम कौन कौन से किन किन वर्षों के डाटा प्रस्तुत करेंगे। इसमें पहला डाटा होगा 2019-20 का, फिर उसके बाद 2020-21 का, फिर 2000 ये 20 है, 20-21 का डाटा होगा, और उसके बाद फिर आगामी वित्त वर्ष का 2021-22 का। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, हम एक नए पेज में समझ लेते हैं इसको। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा बजट है 2021 और 22 का। ठीक है, तो अब हम जो है ना, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो 3 वर्षों का होता है। तो वो 3 वर्ष कौन कौन से होंगे हमारे? 2019-20, 2020-21, फिर 2020-21 और फिर 2021 और 22। इसमें 2019-20 का जो एक्चुअल डाटा है वो एक्चुअल डाटा होता है। फिर 2020-21 का जो पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उसका एस्टिमेट होता है। फिर चूंकि बजट हमारा वित्त वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को, और बजट हमारा पेश हो जाता है 1 फरवरी को ही, यानी कि 2 महीने पहले। तो हमारे पास जो सरकार के पास जो डाटा उपलब्ध होता है, वो जो जब 2021 में सरकार बजट पेश कर रही होती तो सरकार के पास सिर्फ 10 महीनों का ही डाटा होता है। तो अगले 2 महीनों का भी वो जो है ना एक वो अनुमान लगा लेती है। तो इसीलिए जो है ना वो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जो है ना एक रिवाइज्ड एस्टीमेट पेश करती है। फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट हो गया, फिर उसके बाद 21-22 का जो सरकार का जो है ना अगले वित्त वर्ष का जो एस्टीमेट है वो सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत ये 4 चीजें सरकार जो है ना 3 वर्षों की बताती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार जो है ना प्रस्तुत करती है। फिर जो हमारे विभिन्न मंत्रालय होते हैं उनकी क्या अनुदान मांग होती है वो आर्टिकल 113 के तहत जो है ना पेश किया जाता है। और फिर सरकार जो है वित्त विधेयक के माध्यम से आर्टिकल 1101A के माध्यम से सरकार जो है ना करों में क्या बदलाव होगा, करों में होने वाला बदलाव, ठीक है, कर कोई नया कर लगा रही है सरकार या फिर कोई पुराना कर हटा रही है या फिर किसी कर में बढ़ोतरी कर रही है, कमी कर रही है, तो ये जो है ना ये सारी चीजें सरकार वित्त विधेयक के माध्यम से आर्टिकल 1101A के तहत जो है ना सरकार सदन में पेश करती है। तो संविधान के हिसाब से सरकार जो है ना ये 3 प्रमुख डॉक्यूमेंट्स बजट में प्रस्तुत करती है। फिर उसके बाद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से सरकार ये 3 डॉक्यूमेंट्स सदन में पेश करती है। पहला कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, इधर देखिए, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, और तीसरा है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली होता क्या है?
जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है, इसमें सरकार आगामी जो हमारा अगला वित्त वर्ष है उसमें जो चैलेंजेस हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष आएंगे, उन चैलेंजेस का जो है ना इसमें जो है ना सरकार स्टेटमेंट देती है, इस उनका विवरण देती है, ठीक है, और उससे कैसे सरकार निपटेगी और उस सरकार ने क्या उपाय किए हैं वो अपने जो है ना बजट के माध्यम से सरकार प्रस्तुत करती है। फिर उसके बाद जो हमारा मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसके तहत सरकार अगले 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था की क्या दशा रहेगी, हमारे सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या इंटरनल चैलेंजेस होंगे, क्या एक्सटर्नल जो है ना वाई चैलेंजेस आएंगे। तो मिड टर्म यानी कि अगले 3 वर्षों के लिए सरकार जो है ना अगले 3 वर्षों का डाटा देती है। उसके बाद राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, इस डॉक्यूमेंट के तहत फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट के तहत सरकार अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उस रणनीति का ब्यौरा इसमें होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बजट के अंतर्गत 6 प्रमुख डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। इसमें एक 7वां डॉक्यूमेंट जो बजट एट ए ग्लांस है, जिसके माध्यम से हम बजट का जो है ना एनालिसिस करेंगे, वो एक 7वां डॉक्यूमेंट भी होता है। फिर और भी डॉक्यूमेंट होते हैं पर उनको जानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बजट पेश क्यों किया जाता है। देखिए, बजट पेश किया जाता है, एक तो लोक वित्त में पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, ये होना भी चाहिए। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सरकार की मेंटेन रहे कि आपने जो है ना आपने जो पैसा खर्च किया था पिछले साल, या आपने जो नई नीति जो पिछले साल आपने जो योजना चलाई थी या कोई नीति अपनाई थी, उस नीति का आउटकम क्या रहा, ठीक है। तो जब सरकार जब जाती है सदन के समक्ष, तो सरकार को इन सबकी जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना बजट के माध्यम से आगे की प्लानिंग भी हो जाती है, क्योंकि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का ब्यौरा पहले सदन के सामने पेश करती है। तो यानी कि सरकार प्लान होकर जो है ना तैयार होकर सदन के सामने आती है। तो इससे क्या है कि अग्रिम एडवांस जो है ना प्लानिंग हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि बजट पास हो गया और उसके बाद जो है ना बजट पास होने के बाद तब सरकार के मंत्री बैठ के ये सोचें कि अब हमें इस पैसे को कहां खर्च करना है। तो इससे क्या है कि बजट पहले ही पेश कर दिया जाता है एडवांस में, और उससे एडवांस प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। कार्यपालिका पर विधायिका का वित्तीय नियंत्रण, ये हमारे लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए भी बजट होना बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र की आवश्यकता भी है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि बजट क्यों पेश किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक फाइनेंस, ये होनी चाहिए। फिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, एडवांस प्लानिंग हो जाती है। फिर कार्यपालिका पर विधायिका का वित्तीय नियंत्रण भी होता है और लोकतंत्र की आवश्यकता है, इसलिए बजट को पेश करना जरूरी है। और मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक सरकार के लिए प्रतिवर्ष बजट पेश करना जरूरी है, वरना राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद बजट या राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, इसमें बजट का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि आय का पुनर्वितरण, ठीक है, आय यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब होता है कि भाई सरकार जो है टैक्स के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी आय करती है, ठीक है, और वो जो है ना मतलब कि जो अर्निंग कर रहे हैं, जो अमीर हैं, उन पे टैक्स लगाती है, और उस टैक्स के पैसे को खर्च कहाँ करती है, वो खर्च करती है सामाजिक कल्याण पर, विभिन्न योजनाओं पर। तो इससे क्या होता है कि उधर की जो आय है, जो अमीरों की आय है, देखिए यहाँ पर ये हो गए एक अमीर, ये हो गई गवर्नमेंट, और ये हो गए हमारे गरीब। सरकार ने इधर से टैक्स लिया, ठीक है, और टैक्स लेकर ये गरीबों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया। तो ये जो आय है, ये सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से ये गरीबों के लिए, पुअर पीपल के पास पहुंच गई, ठीक है। तो ये आय का पुनर्वितरण हो गया, यानी कि इससे क्या है, असमानताओं को कम करने की कोशिश कर रही है सरकार, ठीक है। तो इस बजट का क्या उद्देश्य होता है कि आय का पुनर्वितरण किया जा सके। फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, सरकार बजट में जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या है, हमें कृषि क्षेत्र को कितना बढ़ावा देना है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बढ़ावा देना है, ऑटो सेक्टर को कितना बढ़ावा देना है, फर्टिलाइजर्स में कितना करना है, एनर्जी में कितना करना है। तो हमें किस क्षेत्र में कितना करना है, उसके लिए सरकार क्या करती है कि सरकार कर के माध्यम से, यानी कि टैक्स के माध्यम से, या फिर सब्सिडी के माध्यम से, इन माध्यमों से किसी भी क्षेत्र को मतलब प्रमोट करती है, या फिर किसी भी क्षेत्र को हतोत्साहित भी कर सकती है, ठीक है। सरकार ये तय करती है कि भाई हमारी वर्तमान में प्राथमिकताएं क्या है, हमें एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा जोर देना है, तो सरकार अब जो है ना मतलब कि जैसे अपने सौर ऊर्जा के लिए, विभिन्न सौर ऊर्जा के अगर आप घर में अब छतों पे लगा रहे हैं अगर आप सौर ऊर्जा का प्लांट, तो आपको सरकार सब्सिडाइज जो है ना मतलब लोन मुहैया कराएगी, सब्सिडी देगी उसके इक्विपमेंट की खरीदारी पर, ठीक है। तो इससे क्या है, सरकार ने एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की। तो मतलब जिस सेक्टर को प्रमोट करना है सरकार को, सरकार उस सेक्टर में या तो सब्सिडी दे देगी, या सरकार उस सेक्टर में करों को कम कर देगी।
और जिस सेक्टर को सरकार को अगर लगता है कि ये गैर जरूरी सेक्टर है तो सरकार हो सकता है कि उस सेक्टर में करों को बढ़ा दे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे हमारे देश में दालें पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हो रही हैं, तो सरकार क्या करेगी, दालों के आयात पर जो है ना ज्यादा ड्यूटी लगा देगी। तो उससे क्या है कि ये करों के और उसके बाद कस्टम ड्यूटी आदि के माध्यम से सरकार जो है, कर है, सब्सिडी है, इनके माध्यम से किसी भी सेक्टर को, इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर को बढ़ावा भी दे सकती है और किसी भी सेक्टर को थोड़ा बैकफुट पर भी खींच सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज, ठीक है, कि ये काम करती है सरकार। अब उसके बाद बजट पेश करने का क्या उद्देश्य है, आर्थिक वृद्धि, यानी आर्थिक वृद्धि हमारी बनी रहे। वही मैंने बताया कि भाई जिस सेक्टर को प्रमोट करना है, कोई अगर सेक्टर मान लीजिए जैसे हम किसी सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं और उसमें जो है ना हमें वर्ल्ड लेवल पे हम पावर बन सकते हैं, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में हम आज अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं, और अगर सरकार हम आप ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं, मिसाइल के क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं। अब मिसाइल है या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र को सरकार अगर कमर्शियलाइज करना चाहती तो सरकार इस क्षेत्र को प्रमोट करेगी अपना सब्सिडी या उसके अपने प्रोत्साहन के माध्यम से, और उसके बाद जो इसको कमर्शियलाइज करके फिर उससे आय के नए स्रोतों को जनरेट करेगी। ठीक है, तो इससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहती, तो सरकार की नीतियों की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित होती है। तो इसीलिए जो है ना बजट का एक ये भी उद्देश्य होता है कि हमारी आर्थिक वृद्धि भी बनी रहे। फिर रोजगार सृजन के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए, ठीक है, बहुत सारे बाकी आप जो भी एक अर्थव्यवस्था में अच्छी घटनाएं होनी चाहिए वो सारे उद्देश्य जो है ना आप बजट या राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं बजट के कंपोनेंट क्या क्या हैं। ठीक है, तो बजट के कंपोनेंट समझने से पहले, बजट की संरचना को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, तो आपका घर है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए कि जैसे कि माता पिता और 2 बच्चे हो गए। ठीक है, अब इस घर को चलाने के लिए कोई आय का साधन होगा, ठीक है, और कोई इस घर में सर मतलब इस दुनिया में जीने के लिए आप कहीं पर व्यय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आय और व्यय का ये निरंतर चक्र चलता रहता है। ठीक, अब वो आय आपकी कैसे हो सकती है, या तो तनख्वाह के माध्यम से हो सकती है, या फिर आप उधारी के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई संपत्ति बेचकर आपने कोई आय की है। ठीक है, अब ये आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि आपको जो है ना कितने पैसे की जरूरत है। अगर आपको उतने पैसे की जरूरत नहीं तो हो सकता है आपकी तनख्वाह से ही आपका काम चल जाए, हो सकता है ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो आपको उधारी करनी पड़ जाए, या फिर आपको अपनी कोई संपत्ति ही बेचनी पड़ जाए। ठीक, अब व्यय में भी आप क्या करते हैं कि आप रेगुलर कुछ व्यय होते हैं आपके, जैसे आपका जो है ना घर की साग सब्जी लाना, और उसके बाद जो है ना बच्चों की फीस जमा करना, या फिर सिलेंडर भरवाना, तो ये सारे जो ना एक रेगुलर व्यय होते हैं। ठीक है, आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने के लिए जो है ना ट्रांसपोर्ट के जो आप जो है ना बस में बैठ के किराया दे रहे हैं, तो रेगुलर व्यय कुछ होते हैं आपके। फिर उसके बाद जो है ना कुछ होता है कि भाई आपने जो है ना किसी से उधार लिया था और वो वापस कर दिया, तो ये भी आपकी आपका एक्सपेंडिचर हो गया। और या फिर आपने कोई भी कार या बाइक या कोई जमीन खरीद ली, तो यहां पर भी आपने एक्सपेंडिचर किया। आप अपने आय और व्यय में अगर कुल मिलाकर अगर देखें तो एक चीज समझ में आती है कि 2 चीजों पे फर्क पड़ता है, एक संपत्ति पर और दूसरा देनदारी पर। देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त तनख्वाह आ रही है, ठीक है, और आपको अगर उधार लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है आप अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपके ऊपर जो है ना कोई देनदारी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त तनख्वाह नहीं है, तो अगर आपको अगर कहीं से कार बाइक या जमीन लेनी है, तो हो सकता है आपको कहीं से उधारी करनी पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको एक कार लेने के लिए अपनी कोई जमीन बेचनी पड़ जाए। तो इससे होता क्या है कि आय जब आप कर रहे हैं तो आय में आप या तो उधारी करेंगे या अपनी संपत्ति को बेचेंगे, तो आपकी इनकम होगी। और इससे होगा क्या, संपत्ति बेचेंगे तो आपकी जो है ना संपत्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और आपकी जो अगर या फिर आप जो है ना उधार कहीं से लेकर आएंगे, उससे इनकम कर रहे हैं, तो आपकी देनदारी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई आपकी इनकम में जो है ना आपकी इनकम कुछ ऐसी भी हो सकती है जो आपकी संपत्ति और देनदारी पर फर्क डाले। वैसे ही अगर आप अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे व्यय हो सकते हैं कि जिनसे आपकी संपत्ति बढ़े। जब आप कहीं पर निवेश कर रहे होंगे, ठीक है, तो फिर आपकी या फिर जमीन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो आपकी संपत्ति बढ़ रही है, और ये जबकि आपका एक्सपेंडिचर है। और अगर आप मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लिया है, तो भी आप अपने हाथ से जो ना उसके आप अपने पास से उसको पैसा दे रहे हैं, उधार की वापसी कर रहे हैं, तो वो उसमें भी जो है ना आपकी देनदारी कम हो रही है, आपके हाथ से पैसा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आय और व्यय में आपकी संपत्ति और देनदारी पर फर्क पड़ता है। जब जो आय या व्यय आपकी संपत्ति और देनदारी पर फर्क डाले, उसे हम कहते हैं
कैपिटल या पूंजीगत आय या व्यय, ठीक है। और जो आय और व्यय आपकी संपत्ति या देनदारी पर फर्क नहीं डालता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, आय या व्यय, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया। अब आपको जो है ना जो कंपोनेंट्स हैं वो जो बजट के कंपोनेंट्स हैं वो आपको अब आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं बजट के, जैसे ये घर है वैसे हमारा एक देश हमारा देश है, तो इस घर को चलाने में जैसे संपत्ति और देनदारी पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वैसे ही हमारे देश में भी जो है ना आय और व्यय जो हो रही है तो उससे हमारी संपत्ति और देनदारी पर फर्क पड़ता है। कुछ आय ऐसी होती है, देखिए संसाधन हमारे पास अभी भी हम इतनी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, ना ही हमारे पास इतने अधिक मात्रा में संसाधन है कि हमें जो है ना उधारी ना लेनी पड़े या फिर अपनी संपत्ति को कम ना करना पड़े, और ये सब किए बिना ही हमारी इनकम बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना जो हमारे कंपोनेंट है बजट के, वो एक कंपोनेंट हो गया इनकम और दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर। अब इनकम आपकी मैंने बताया कि दो तरीके की हो सकती है। एक इनकम ऐसी कि जो आपकी संपत्ति पर कोई फर्क नहीं डाल रही हो, तो वो आपकी हो जाएगी रेवेन्यू इनकम, ठीक है। और एक इनकम ऐसी हो सकती है जो आपकी संपत्ति को कम कर रही है और आपकी लायबिलिटी बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर भी दो घटक होते हैं, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। जो सरकार की इनकम टैक्स यानी करों के माध्यम से होती है उसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और जो नॉन टैक्स माध्यम से होती है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अगर आप अपनी इनकम, आपकी आय, आपकी एसेट को कम करके और लायबिलिटी को बढ़ाकर हो रही है तो आपकी ये कैपिटल रिसीट्स हो गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी आपको समझ में आ गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्या होगा यहां ध्यान देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी जो एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है, निवेश। मैंने आपको पीछे समझाया ना कि भाई आप अपनी जो है ना कुछ ऐसे खर्च भी कर सकते हैं कि जिनसे आप कोई भी संपत्ति खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो आपका पूंजीगत व्यय होगा। तो इससे क्या होगी, आपके जो ऐसा व्यय जो आपकी संपत्ति को बढ़ाए, ठीक है, या फिर आपकी देनदारी को कम कर दे। जैसे आपने किसी से उधार लिया था और वो उधार वापस कर दिया, वो भी आपके हाथ से व्यय ही हो गया, लेकिन आपने जो ऐसा व्यय किया है जिससे आपकी देनदारी कम हो गई, तो ये व्यय आपका कैसा आएगा, ये व्यय आपका कहलाएगा पूंजीगत व्यय, यानी जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, ठीक है। अब मैंने राजस्व और पूंजीगत में अंतर आपको बता दिया एक इससे, इसको आप फिर से दोबारा से इसको रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं, जो इनकम है सरकार की, तो राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या चीजें हैं। राजस्व प्राप्तियों में मैंने एक बताया कि आपको जो है ना टैक्स से सरकार कमाती है, और एक गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार कमाती है। टैक्स के अंतर्गत आपके जो है ना जीएसटी आ जाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी हो जाएगी, कस्टम ड्यूटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, जिसको प्रतिभूति लेन देन कर हिंदी में कहते हैं, और कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं, ये इनके माध्यम से जो सरकार की जो इनकम होती है उसे हम टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इनकम सरकार की गैर कर राजस्व तरीकों से भी होती है कि भाई सरकार को जो है ना, सरकार के कुछ जो है ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनीज है सरकार की, वहां से सरकार को डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। और जैसे आपके ये हो गया बैंक्स हो गए, एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, तो इन सब से जो सरकार को रेवेन्यू आता है, इनका जो डिविडेंड से जो रेवेन्यू आता है सरकार को, वो गैर कर राजस्व हो गया, ठीक है। इसी तरह जो सरकार की डिपार्टमेंटल सर्विसेज हैं, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनसे सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वो सरकार का हो जाएगा गैर कर राजस्व के अंतर्गत। जो सरकार को ब्याज की प्राप्ति हो रही, देखिए मैंने आपको क्या बताया, सरकार को ब्याज की प्राप्ति हो रही, पर ये जो ब्याज है ये सरकार की एक इनकम है, और ऐसी इनकम है जो सरकार की संपत्ति और देनदारी पे कोई फर्क नहीं डाल रही, ठीक है। तो ये जो ब्याज की प्राप्तियां हैं ये भी गैर कर राजस्व में ही आएंगे, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में ही आएंगे, क्योंकि ब्याज लेने से जैसे सरकार को टैक्स से पैसा मिल गया, वैसे ब्याज की प्राप्ति हो गई। लेकिन जहां मूलधन की वापसी हो जाएगी, मूलधन, तो फिर वो आपका जो है ना कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो वो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर सरकार जो है ना स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन करती है, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से भी सरकार को जो प्राप्त होता है
वो भी जो है ना गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है। फिर अब आप बोलोगे सरकार तो स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, तो सरकार तो स्पेक्ट्रम बेच रही है और बेच के जो है ना इससे जो है ना सरकार की संपत्ति कम हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बेसिकली नीलामी के तहत सरकार एक तरीके से स्पेक्ट्रम को एक तय समय के लिए एक कंपनी को ऑपरेट करने के लिए देती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि सरकार एक प्रकार का फी लेती है, ठीक है, या फिर चार्ज करती है उस स्पेक्ट्रम को उस कंपनी द्वारा यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है उससे सरकार की संपत्ति नहीं कम हो रही, ठीक है। तो इसका जो ऑक्शन भी जो है वो गैर कर राजस्व में आएगा। फिर उसका गैर कर राजस्व में आपकी फीस है, जो फी आपको जो जैसे आपने कोर्ट फी जमा करते हैं या फिर आप जो है पासपोर्ट फी जमा कर रहे हैं, यूपीएससी की फी जमा कर रहे हैं, तो फीस वगैरह के माध्यम से जो कमाई होती है। फिर पेनाल्टी वगैरह जो लगा दी जाती है, जैसे चालान वगैरह कभी कट गया या फिर जो है ना कभी किसी भी जैसे कोर्ट में आपको कोई केस चल रहा है तो कोर्ट ने अर्थदंड आपको कोई दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी पेनाल्टी है, फाइन है, तो ये भी आपके जो है ना गैर कर राजस्व के अंतर्गत है। फिर चैरिटी के तहत मान लीजिए किसी जैसे बिल गेट्स से का जो चैरिटी फाउंडेशन है वो हमारे जो है ना गरीबों के लिए कुछ जैसे दान दे दे, तो उससे भी जो सरकार का जो आय हो जाएगी, जो इनकम हो जाएगी, वो भी क्या आ जाएगी, गैर कर राजस्व के अंतर्गत। फिर ग्रांट जो अनुदान मिल जाते हैं सरकार को, ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्राप्तियां जो सरकार की हैं, ये सारी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां हैं। ध्यान रहे मैंने कहा कि राजस्व प्राप्तियां वो हैं जो सरकार की संपत्ति और उसकी देनदारी में कोई फर्क नहीं डालती, ठीक है। तो ये राजस्व प्राप्तियां समझ में आ गया। अब पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां मैंने आपको क्या बताया पीछे कि जो सरकार की संपत्ति और देनदारी पर फर्क डालें, वो प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। अब देखिए यहां पर पूंजीगत प्राप्ति है सरकार को, तो मैंने आपको घर के एग्जांपल से क्या समझाया है कि घर में जो इनकम आ रही है वो इनकम उधारी से या तो आ सकती है या कोई संपत्ति की बिक्री करके आ सकती है। तो सेम वही इनकम जब सरकार की है तो वो इनकम जो है ना अपनी एसेट को बेच कर आ सकती है या फिर उधारी लेकर आ सकती है। यहाँ पे उधारी लेकर आ सकती है या फिर सरकार अपनी एसेट को बेच दे, ठीक है। तो अब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, अपनी हिस्सेदारी जो है ना अपनी कंपनियों में बेचती है सरकार, तो वो विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो वो हिस्सेदारी जब सरकार बेच रही है तो सरकार अपनी संपत्ति कम कर रही है और इससे सरकार को पैसा तो जरूर मिल रहा है लेकिन संपत्ति तो कम हो गई, ठीक है। अब सरकार जो है ना अपनी कुछ एसेट्स को बेच देती है, वो एसेट जैसे कि सरकार ने अपनी कोई बिल्डिंग है, कोई जमीन है, वो सारी चीजें बेच दी, ठीक है। तो वो क्या है, वो सरकार की संपत्ति कम हो गई, तो ये पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आ गया। फिर रिकवरी ऑफ डेट। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब ब्याज मिलता है तो ब्याज सरकार की एसेट नहीं होती, ठीक है। ब्याज मिलने से सरकार की संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां मूलधन सरकार का वापस हो रहा है तो मूलधन वापस यानी कि ब्याज आना, इंटरेस्ट आना बंद हो गया, यानी सरकार का आय का एक स्रोत बंद हो गया, यानी कि सरकार की एसेट जो है वो एसेट कम हुई कि नहीं हुई, एसेट कम हो गई। यानी कि जब मूलधन की वापसी हो जाती, सरकार ने जो लोन ऋण दिया है, राज्य सरकारों को दिया है या फिर किसी अन्य देश को दिया है, अगर वो सरकार या कोई अन्य देश गवर्नमेंट को वो मूलधन वापस कर देती तो सरकार की एसेट में कमी हो जाती है। तो इस तरीके की जो मूलधन की वापसी है, तो ये जो प्राप्ति है ये भी पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। तो एक चीज समझ में आ गई कि जो पूंजीगत प्राप्तियों में एसेट सरकार की हमेशा कम होती है या फिर सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि मैंने एक घर वाले एग्जांपल से क्या समझाया आपको, ये देखिए उधारी करके पैसा आ सकता है या फिर संपत्ति की बिक्री करके पैसा, इनकम दोनों तरीके से हो रही है। संपत्ति की बिक्री का तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब दूसरा पहलू क्या है कि पैसा और किस तरीके से आ सकता है कि सरकार या तो उधार लेकर आए, तो उधारी में क्या है आपकी देनदारी बढ़ जाएगी, सरकार को पैसा मिल जाएगा लेकिन देनदारी बढ़ जाती है। अब उधारियां सरकार दो तरीके से कर सकती है, आंतरिक उधारी और बाह्य उधारी। आंतरिक उधारी में सामान्य जनता से सरकार उधारी कर सकती है, सामान्य जनता से जैसे किसान विकास पत्र बेच दिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या पोस्ट ऑफिस में जो कुछ सेविंग अकाउंट खुलते हैं, ठीक है, या तो इन माध्यमों से सरकार सामान्य जनता से उधारी करती है। बैंक से उधारी कर सकती है, ठीक है, सरकार आरबीआई से उधारी कर सकती है। तो आंतरिक उधारी के ये माध्यम हो गए। वाय उधारी, वाय उधारी यानी कि देश के बाहर से उधारी। देश के बाहर से द्विपक्षीय उधारी हो सकती है बाइलेटरल, या फिर बहुपक्षीय उधारी हो सकती है मल्टीलेटरल। द्विपक्षीय उधारी का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान से 1 लाख करोड़ रुपए लिया, तो ये क्या है, ये द्विपक्षीय उधारी हुआ। और बहुपक्षीय उधारी जैसे क्या हुआ कि सरकार ने आईएमएफ से उधार लिया हो। ये बात समझ में आ गई। तो बहुपक्षीय उधारी भी हो सकती है, मतलब कि जो वाय उधारी में एक्सटर्नल डेट में, और बायलैटरल भी हो सकती है और मल्टीलैटरल भी हो सकती है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई।
मैंने घर के एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा दिया कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, और ये इनकम का पार्ट हो गई। अब बजट का मैंने जो है ना एक पार्ट जो है ना इनकम वाला कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो एक जो पहलू था इनकम वाला वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्यय का। तो बजट का दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने फिर वही बताया आपका, या तो जो है ना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो आपका रोजमर्रा की जरूरत की, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस जाने के लिए आप बस में जाते हैं, तो बस का किराया आप दे रहे हैं, घर के लिए सब्जी लेकर आ रहे हैं, गैस का सिलेंडर भरवा रहे हैं, तो ये सारे क्या, ये आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं। पानी का, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, इससे आपकी संपत्ति नहीं बढ़ रही है और ना ही आपके ऊपर कोई देनदारी कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा जो व्यय है जिससे आपकी संपत्ति और देनदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो व्यय आता है आपका राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सरकार अपने नॉर्मल कामकाज के लिए व्यय कर रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, फिर सामाजिक सुरक्षा पर व्यय कर रही है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पर जिसको हम विकासात्मक व्यय कहते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो सरकार की योजनाएं होती है, तो सरकार की कई योजनाएं ऐसी भी होती है जिनसे आधारभूत ढांचे का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो अब जैसे आपका जो रूरल डेवलपमेंट को लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, तो उनसे जो है ना, अब जैसे मनरेगा से तो खैर चलिए वो तो आधारभूत संरचना के लिए नहीं है, लेकिन सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं जिनमें आधारभूत संरचनाओं पे भी खर्च होता है, तो वो क्या है कि संपत्ति सृजन कर देती हैं। लेकिन कई सारी योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी होती हैं वो संपत्ति का सृजन नहीं करती, वो सिर्फ एक सरकार की तरफ से जैसे वृद्धावस्था पेंशन दे दी गई, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से सरकार जो है ना कोई सब्सिडी दे रही, तो ये जो है ना इनसे सरकार की संपत्ति और देनदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका राजस्व व्यय हो गया। ब्याज का भुगतान कर दिया सरकार ने, देखिए सरकार ने ब्याज का भुगतान कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल ब्याज नहीं देना पड़ेगा सरकार को, अगले साल फिर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो ब्याज के भुगतान करने से सरकार की देनदारी नहीं कम हो रही, तो जब सरकार की देनदारी कम नहीं हो रही तो ब्याज का भुगतान किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। रक्षा व्यय कर रही है, कोई संपत्ति और देनदारी में कोई वो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वेतन और पेंशन दे रही है सरकार। फिर सरकार जो है ना वित्त आयोग की सिफारिश पर जो राज्यों को अनुदान देती है, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, वो भी जो है ना सरकार की कुछ संपत्ति और देनदारी पर फर्क नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो ये जो अनुदान है, उपहार है, दान है, वेतन, पेंशन, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय, सरकार के कामकाज का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्यय, ये सारा व्यय आपका राजस्व व्यय कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं पूंजीगत व्यय। अब मैंने पूंजीगत व्यय में क्या बताया कि आपका कुछ खर्चा ऐसा होगा जिससे आपकी हो सकता है देनदारी कम हो जाए और हो सकता है आपकी संपत्ति बढ़ जाए। देखिए मैंने आपको यहां पर बताया घर वाले एग्जाम्पल में, घर वाले एग्जांपल में क्या है, आपका व्यय एक तो रेगुलर व्यय हो सकता है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया यानी राजस्व व्यय, और दूसरा जैसे आपने उधार की वापसी कर दी या कोई कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, आपने पैसा पेमेंट किया, आपने खर्च किया, लेकिन आपने अपनी संपत्ति बढ़ा ली। तो सेम वही सरकार का है। सरकार का क्या है कि सरकार ने जो है ना ऐसा कुछ खर्च किया है कि जिससे उसकी संपत्ति बढ़ती है, ठीक है, और उसकी देनदारी घटती है, तो वो आपका जो है ना पूंजीगत व्यय में आ जाता है। अब सरकार का ऐसा खर्च कहां होगा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, सरकार जो है ना ऋण दे रही, तो ऋण दे रही, तो देखिए ऋण दे रही तो सरकार की एक एसेट बन गई, क्योंकि ऋण से अब जो है ना इनकम जनरेट होगी और वो इनकम जो है ना ब्याज के रूप में आएगी कंटिन्यू। तो जो ऋण होता है, जो ऋण का मूलधन होता है, वो एसेट जनरेट करता है, ठीक है। तो मूलधन जो होता है, मूलधन का आना और जाना वो पूंजीगत आय और व्यय में आता है, लेकिन जो ब्याज होता है वो ब्याज कोई एसेट नहीं होता, ठीक है, और ब्याज से देनदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो है ना ब्याज का आना और जाना वो आपका जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स में और या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो सरकार कोई संपत्ति अगर क्रय कर रही है तो उसमें जो है ना पूंजीगत व्यय हो जाएगा। अब सरकार ने देखिए मूलधन की अगर वापसी कर दी, ऋण वापसी, प्रिंसिपल, तो सरकार ने जो है ना एक अपने ऊपर से एक बोझ उतार दिया, तो बोझ उतार दिया तो इसका मतलब आप समझे कि सरकार की देनदारी कम हो गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा जो व्यय है, जो मतलब कि ऐसा जो व्यय या आय है जो सरकार की संपत्ति और देनदारी पर फर्क डाले, वो कैपिटल आय या व्यय होता है, ठीक है। और बजट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बजट का कंपोनेंट होता है इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर। इनकम वाले पार्ट में रेवेन्यू रिसीट्स हो जाती है, कैपिटल रिसीट्स हो जाती है, यानी कि राजस्व आय हो जाएगी और पूंजीगत आय हो सकती है। और एक्सपेंडिचर में भी राजस्व व्यय हो सकता है और पूंजीगत व्यय भी हो सकता है। पूंजीगत आय और व्यय क्या होता है, मैंने बता दिया कि एसेट पे और लायबिलिटी पर ये फर्क डालते हैं। अब अगर पूंजीगत
आय हो रही है, इनकम हो रही है और कैपिटल इनकम है, तो वो क्या करेगी, वो आपकी एसेट को कम करेगी, ठीक है, और लाइबिलिटी को या फिर बढ़ा देगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और अगर पूंजीगत व्यय कर रही है सरकार तो वो एसेट को बढ़ाएगी और आपकी लाइबिलिटी को या तो कम कर देगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हैं बजट के कंपोनेंट में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं और उसके बाद उन कंपोनेंट के अंतर्गत सरकार के जो आय के और व्यय के जो साधन है वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारा जो बजट आया है उस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हमारा बजट एट ए ग्लांस के माध्यम से अब हम देखेंगे कि जो हमारा वर्तमान बजट सबमिट किया गया है सदन के सामने, उसकी क्या, उसके अंदर क्या खामियां हैं या क्या अच्छाई है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन क्यों आज बन गई, अगले 2-3 सालों में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना बजट एट ए ग्लांस के माध्यम से हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।